नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। शुरू करने से पहले एक ऑनेस्ट क्वेश्चन कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन कहाँ लगता है? ऐड करूँ या लेस करूँ, यही ना? आज के इस सेक्शन के अंदर इस कंफ्यूजन को हम परमानेंटली खत्म करते हैं। 15 क्वेश्चंस अच्छे लेवल के और एक छोटा सा रूल जो हर सवाल को खोल देगा। एक पेन और पेपर ले लो, अपना स्कोर लिखते रहना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमको एक हथियार को समझना है। एक ही हथियार है जो पूरे चैप्टर की परेशानी को खत्म कर देगा। 3 ही स्टेप्स हैं हमारे, तीसरे के अलावा चौथा स्टेप हमारे कोई है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, पहला स्टेप क्या है? स्टार्टिंग बुक देखो। स्टार्टिंग बुक देखो का मतलब क्या होता है? जहां से भी क्वेश्चन आपको कहता है वहां से हम शुरू करना है, चाहे ये कैश बुक होता है या पासबुक होता है, हमें फर्क नहीं पड़ता है। एक होगा हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। जो दूसरा बुक होगा, अगर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो पासबुक हमारा टारगेट बुक होगा, जहां जाना है। ठीक है, तो पहला स्टार्टिंग बुक पता करो, दूसरा टारगेट बुक पता करो। उसके बाद में दोनों को कंपेयर करना है। जो भी ट्रांजैक्शन दिया है उसकी वजह से अगर हमारा टारगेट ज्यादा होता है तो ऐड कर देना है, टारगेट कम होता है तो खत्म, कम 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 कर देना है। सिर्फ इसी से ये हमारा पूरा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, चाहे कितना भी मुश्किल हो, वो खत्म हो जाएगा। आज कोई रट्टा नहीं मारेंगे, हर बार सिर्फ एक ही सवाल करेंगे, मेरी टारगेट बुक ऊपर है या नीचे। बस वही आंसर का साइन बता देगा। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्या कहता है क्वेश्चन? इफ वी स्टार्ट विथ BRS विथ ए फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक। फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है, फेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक एंड ए बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक इज डिसऑनर्ड। बिल रिसीवेबल डिसऑनर हो गया है, जिसको अपन ने डिस्काउंट करवाया है। ठीक है, तो क्या रूल लगाना है? सिंपल सा सोचो। शुरू कहां से कर रहे हैं? कैश बुक। तो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा कैश बुक, टारगेट कौन सा हो गया? पासबुक। डिसऑनर हो गया, डिसऑनर होने से क्या करेगा? बैंक हमारा बैलेंस को कम कर देगा। बैंक हमारा बैलेंस अगर कम कर देगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, हमें भी बैलेंस को कम कर देना पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा? लेस, बिकॉज द पासबुक बैलेंस गोज डाउन। हमारा टारगेट बैलेंस कम हो गया है ना? इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रिसिप्ट साइड ऑफ ए कैश बुक was overcast by ₹3000। लास्ट क्लास में हमने समझा था, या लास्ट वीडियो में हमने समझा था, कास्टिंग का मतलब टोटलिंग, कास्ट का मतलब टोटल, ओवरकास्ट का मतलब एक्सेस लगा देना, एक्स्ट्रा एडिशनल टोटल लगा दिया। अंडर कास्टिंग का मतलब हमने टोटल कम लगा दिया। तो क्या कहता है? रिसीप्ट साइड कैश बुक का हमने ओवरकास्ट किया 3500 से। while preparing the BRS starting with the balance as per पासबुक। ध्यान देना, बैलेंस एज पर पासबुक कहता है। तो क्या करना है हमको? हमारा बैलेंस, स्टार्टिंग बैलेंस कहाँ पे? हमारा कैश बुक, स्टार्टिंग विथ पासबुक। हमारा टारगेट बुक कैश बुक। कैश बुक में हमने एक्स्ट्रा लिख दिया है, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है। कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है तो क्या करेंगे? वहां पहुंचने के लिए हम भी इसको ऐड कर देंगे। कितना ऐड करना है? 3000 ऐड करना है। ये ध्यान रखना, ट्रैप। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो लोग 7000 को ऐड करते हैं, जो कि गलत है। 3500 जो था वो तो है, नेक्स्ट 3500 जो हमने गलती से लिख दिया है, हम उसी का एडजस्टमेंट करेंगे। इसलिए ऑप्शन डी बहुत सारे स्टूडेंट्स कर देते हैं, हमें डबल नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following items will not require an adjustment in the adjusted cash book? एडजस्टमेंट इन दी एडजस्टेड कैश बुक। ध्यान से पूछा, कौन सा आइटम एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा? नहीं आएगा, नॉट। तो क्या करेंगे? बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक ओनली। अगर केवल पासबुक में लिखा है तो हमें अपनी बुक्स तो चेंज करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करेंगे। डायरेक्ट पेमेंट ऑफ रेंट बाय द बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। हमने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया, बैंक ने कम कर दिया, ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लिखना ही पड़ेगा हमको एडजस्टेड कैश बुक में।
चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, हमने चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन बैंक ने अभी तक कलेक्ट नहीं किया। ये कौन सा डिफरेंस है? ये टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस जो होता है समय के साथ साथ अपने आप ठीक हो जाता है, हमें उसे वापस ठीक करने की जरूरत नहीं है। रिसीट एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, इसको भी हमें एंट्री करनी पड़ेगी कैश बुक में। तो एडजस्टेड बैक कैश बुक में कौन सी चीज का एंट्री नहीं करेंगे हम? तो आंसर होगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। क्यों? क्योंकि ये प्योर टाइमिंग डिफरेंस का है, इसे हम सिर्फ और सिर्फ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में करेंगे और कभी भी एडजस्टेड कैश बुक में हम नहीं लिखेंगे। आती है बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। While preparing bank reconciliation statement with overdraft as per cash book, overdraft का बैलेंस शुरू करना है कैश बुक से। A check of rupees 10,000 deposited was dishonored, हमने चेक डिपॉजिट किया लेकिन वो डिसऑनर हो गया। बट नो एंट्री was passed in the cash book, कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं की है। The balance of our target book will be, स्टार्ट किया है कैश बुक से, तो किसका पूछ रहा है ये बैलेंस? टारगेट बैलेंस का मतलब पासबुक की बात कर रहा है ये, ठीक है। ओवरड्राफ्ट से स्टार्ट करना है, 10,000 का डिपॉजिट डिसऑनर हुआ है और कैश बुक में ही एंट्री नहीं, तो टारगेट बुक ऊपर होगा या नीचे होगा? क्या होगा टारगेट बुक? टारगेट बुक हमारा कम होगा, क्योंकि जो हमने डिपॉजिट कैश बुक में लिख दिया है लेकिन वो डिसऑनर हो गया है बैंक से, बैंक ने कभी किया ही नहीं, तो मेरा टारगेट बुक क्या हो गया? पासबुक मेरा बैलेंस हो गया कम। तो मुझे एडजस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। तो मेरा टारगेट बुक क्या है? लोअर है मेरा टारगेट, तो आंसर क्या होगा? लोअर। क्यों? द डिपॉजिट रेज्ड इन द कैश बुक बट डिसऑनर मींस द बैंक नेवर क्लियर्ड इट, बैंक ने कभी क्लियर किया ही नहीं है, इसलिए मेरा टारगेट या बैंक का पासबुक जो है वो हमेशा कम रहेगा। आती है बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ए क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक इंडिकेट्स, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस क्या दिखाता है? ये एक सिंगल लाइन का कंसेप्ट है। क्या होता है? कैश बुक के अंदर डेबिट का मतलब रिसीट्स होता है, क्रेडिट का मतलब पेमेंट्स होता है, ये अपने को पता है। कैश बुक अगर आप देखोगे तो जो अपन कैश बुक बनाते हैं, डेबिट साइड में हम लोग रिसीट्स लिखते हैं, क्रेडिट साइड में हम लोग पेमेंट्स लिखते हैं। तो कहता है क्रेडिट साइड ऑफ ए कैश बुक, तो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक क्या दिखाता है आपको? ये आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दिखाता है, ठीक है। फेवरेबल एसेट बैलेंस नहीं है ये, क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। डेबिट बैलेंस अगर होता तो फेवरेबल एसेट बैलेंस होता, ये कैश इन हैंड भी नहीं है ये, और एरर इन पासबुक तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ? क्रेडिट बैलेंस इन द कैश बुक मींस बैंक का ओवरड्राफ्ट की बात कर रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of these errors is corrected solely in the bank reconciliation statement and not in the adjusted cash book? Adjusted cash book में कौन सी एंट्री को हम नहीं करेंगे? सोच के आंसर दो जरा इसका। कौन सी गलती सिर्फ और सिर्फ बीआरएस में ठीक होती है, एडजस्टेड कैश बुक में नहीं? चेक करना जरा चारों ऑप्शंस। रॉन्ग क्रेडिट इज द बैंक्स एरर, रॉन्ग क्रेडिट जो है वो बैंक की गलती है। बैंक साइड की एरर जो है वो केवल और केवल कैश बुक में होगी, फर्म्स की कैश बुक में नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा डी, ठीक है। अमाउंट ऑफ 800 पेड बाय द बैंक, अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, तो हमें करना ही पड़ेगा झक मार के। कैश बुक कास्टिंग एरर, टोटलिंग की गलती हो गई, ये भी हमें ठीक करना पड़ेगा। चेक ऑफ 1200 इश्यू टू क्रेडिटर बट रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम, इसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा। लेकिन रॉन्ग क्रेडिट जो दे दिया है पासबुक में, उसकी एंट्री हमें नहीं करनी, बैंक वाला अपने आप इसको ठीक कर देगा। आती है बात समझ में? नेक्स्ट देखें। डेबिट बैलेंस इन द कैश बुक इज 20,000, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है 20,000। चेक ऑफ 5,000 डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, व्हाट इज द बैलेंस एज पर पासबुक? पासबुक का बैलेंस क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। कैश बुक का डेबिट बैलेंस है 20,000, ये 20,000 कब हुआ? जब हमने 20,000 5,000 रुपए का एक एंट्री भी हमने इसमें कर दिया, लेकिन ये एंट्री जो है बैंक ने किया ही नहीं। तो बैंक ने कितना किया होगा? 20,000 में से 5,000 हटा दीजिए तो ये होता है 15 होता है, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। क्योंकि ये अमाउंट बैंक ने डिपॉजिट किया ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A customer deposited 900 directly into our bank, 9,000 directly into our bank account, but it was recorded as 900 in the cash book.
So while preparing the bank reconciliation statement, starting with the cash book balance, हमें क्या करना पड़ेगा समझना। कैश बुक, पासबुक, हमें 9,000 रुपए डायरेक्ट एंट्री कर दी थी किसी ने, तो पासबुक में बैलेंस आपका 9,000 बढ़ गया था। आपने क्या किया, केवल 900 रुपए लिखा, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, 8,100 का डिफरेंस हुआ। दोनों में डिफरेंस कितना हुआ, 8,100 का हुआ। 9,000 डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ, हमने लिखा सिर्फ 900, कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, हमको ऐड कर लेना पड़ेगा। बैंक का बैलेंस जो है 9,000 माइनस 900, 8,100 से ज्यादा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 8,100। तो टारगेट बैलेंस 8,100 ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 8,100 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेमेंट ऑफ $1,000 was recorded in the cash book at a standard rate of 83 per dollar। 1,000 रुपए मिले हमको, हमने क्या किया, कैश बुक में 83 रुपीज के हिसाब से 83,000 रुपीज हमने कैश बुक के अंदर एंट्री कर दी, कैश बुक में एंट्री कर दी। ठीक है, बैंक ने प्रोसेस किया, एक्चुअल रेट क्या था, 84 रुपीज 50 पैसा, तो बैंक ने क्या किया, 84,500 से बैंक ने एंट्री की, पेमेंट है ये, पेमेंट। तो हमने अपने बैलेंस को कम किया है 83,000 से, बैंक ने हमारे बैलेंस को कम किया है 84,500 से। स्टार्टिंग विद द कैश बुक बैलेंस, बैलेंस कहां से शुरू होता है, हम लोग कैश बुक से शुरू कर रहे हैं, कहां पहुंचेंगे, पासबुक में पहुंचेंगे। तो मुझे 83 कम करना था, बैंक ने 84,500 कम किया, तो बैलेंस कम किसका है, पासबुक का है। कितने से कम है, 1,500 से, ये दोनों का डिफरेंस 1,500। तो हम लोग क्या आंसर क्या करेंगे, हमें क्या करना है, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, लेस कर देंगे 1,500 से। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन बी, टारगेट बैलेंस लेस देन 1,500, इसलिए हमें लेस कर। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता, बिल ऑफ 40,000 वाज रिटायर्ड बाय द बैंक ऑन आवर बिहाफ। बैंक ने क्या किया, हमारे बिहाफ पे पेमेंट किया है, बैंक ने पे किया है। अंडर ए रिबेट ऑफ 12%, 12% रिबेट पे बैंक ने हमारे बिहाफ पे अमाउंट पे किया है 3 months बिफोर मैच्योरिटी। कैश बुक रिकॉर्डेड द रिटायरमेंट एट फुल फेस वैल्यू, कैश बुक ने लिख दिया 40,000 रुपए, जबकि बैंक ने कितना पे किया है, रिबेटेड वैल्यू पे पेमेंट किया है। पासबुक से हमें करना है एडजस्टमेंट, तो पासबुक स्टार्टिंग है, तो कैश बुक हो जाएगा आपका टारगेट। ठीक है, अब सबसे पहले अपन कैलकुलेट करते हैं कि रिबेट कितना है। ठीक है, तो रिबेट का अमाउंट निकालते हैं, रिबेट कितना हुआ, 40,000 अमाउंट है, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 महीने पहले पेमेंट हो गया है, ये कितना होगा, 12 का 12 से चला गया, 2 जीरो यहाँ पे चले गए, 400 इंटू 3 1200। इसका मतलब बैंक ने 1,200 रुपए कम दिए हैं, बैंक ने कितना दिया है, 38,800 ही दिए हैं, और हमने क्या किया है, हमने 40,000 लिख दिया है। ये समझ में आई, बैंक ने पे किया 38,800, हमने कहा है कि पेमेंट हो गया है 40,000 का, हमने ज्यादा बैलेंस हमारा कम कर दिया है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका पासबुक, पहुंचना है आपको कैश बुक, हमने पैसा ज्यादा कम कर दिया, इसलिए हमारा बैलेंस है कम। पासबुक से कैश बुक में अगर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, 1,200 रुपए कम करना पड़ेगा। देखें ऑप्शन 1,200 कम वाला कौन सा है, तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। समझ में आता है, यहाँ पे सिर्फ इतना कंफ्यूजन होगा आप लोगों को कि भाई रिटायर्ड का मतलब बैंक ने पे किया है, ये याद रखना है, हमारे बिहाफ पे किसी कस्टमर को, मतलब 3 महीने बाद देना था, तो उसने 3 महीने पहले ही पैसा निकाल लिया, रिटायर पहले अर्ली पेमेंट करवा लिया। तो अर्ली पेमेंट किया तो बैंक ने कितना, 38,800 दिया, हमने क्या किया, फुल फेस वैल्यू के हिसाब से पेमेंट करवा लिया, मतलब हमने कहा कि भाई 40 कम कर दिया, जबकि बैंक ने वास्तव में 38,800 कम किया है, तो हमारा बैलेंस कम होगा। जब अपन शुरू करते हैं पासबुक से, जाना कैश बुक पे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1,200 रुपए कम करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब थ्योरी की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 से क्वेश्चन नंबर 27 तक। यहाँ सिर्फ आंसर ही नहीं
लिखना कैसे है वो भी सीखना पड़ेगा हम लोगों को, केवल आंसर नहीं, लिखना कैसे है वो भी लिखना है, क्योंकि आईसीएआई के अंदर, सीए इंस्टीट्यूट के अंदर मार्क्स जो है वो स्ट्रक्चर का देता है, सिर्फ सही होने से आपको पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक एक लाइन हम लोग फटाफट फटाफट लिखते जाते हैं। सबसे पहले कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन टाइमिंग डिफरेंस एंड एरर्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट या बैंक रिकंसिलिएशन। क्या करना है, दो हेडिंग बनाना पड़ेगा अपने को, डिफरेंशिएशन करना है तो दो हेडिंग बना देना है। एक में आप लिखोगे टाइमिंग डिफरेंस, एक में आप लिखोगे एरर्स, दोनों के बीच में एक लाइन खींच देना। आप लोग थोड़ा ठीक से करना, मैं थोड़ा हड़बड़ी में हूं इसलिए मेरी राइटिंग पे ध्यान मत देना। टाइमिंग डिफरेंस में क्या लिखेंगे, ये किस वजह से होता है वो लिखना है हमें, एराइजेस फ्रॉम द टाइम गैप, टाइम गैप बिटवीन recording a transaction in cash book and its appearance in passbook। किस वजह से होता है, ये टाइमिंग के डिफरेंस की वजह से होता है। कौन सा टाइमिंग का डिफरेंस, रिकॉर्ड करने का टाइम। कहाँ रिकॉर्ड करना, कैश बुक में जो हमने रिकॉर्ड किया और बैंक वालों ने जो पासबुक में किया है। इसमें एग्जांपल्स भी लिख देंगे, चेक्स इश्यूड नॉट प्रेजेंटेड, जब प्रेजेंट कर देगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसी तरीके से चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड, जब क्लियर हो जाएगा तो हमारा बैलेंस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अब एरर का मतलब क्या होता है, एरर का मतलब मिस्टेक्स। कौन मिस्टेक किया है, मेड बाय कैशियर या अकाउंटेंट इन द बिजनेस, इन द कैश बुक ऑफ बिजनेस और बाय द बैंक इन द पासबुक, इन द पासबुक। गलती क्या होती है, कोई भी गलती या तो बिजनेस के अकाउंटेंट ने की है या बैंक के अकाउंटेंट ने की है, मतलब कैश बुक या पासबुक दोनों के अंदर कोई अगर गलती होगी उसे अपन एरर कहते हैं। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, समय के साथ साथ ठीक हो जाएगा। ठीक है, लिस्टेड कैश बुक बिफोर रिकंसाइलिंग बैलेंसेस विद द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एडजस्टेड कैश बुक जरूरी क्यों है, इससे ट्रू बैलेंस आपको पता चलता है, फिर बीआरएस के काम हो जाता है। ठीक है, तो क्या करना है अपने को, इसमें लिखना है प्रिपेयरिंग, लिखें प्रिपेयरिंग एन एडजस्टेड कैश बुक, प्रिपेयरिंग एन एडजस्टेड कैश बुक परमानेंटली रिकॉर्ड्स जेन्युइन ओमिशंस, जैसे कि बैंक इंटरेस्ट या डिविडेंड्स कलेक्टेड या फिर बैंक चार्जेस एंड करेक्ट्स इंटरनल एरर्स। इंटरनल एरर्स का मतलब होता है बिजनेस के अंदर जो गलतियां होती है, गिविंग द ट्रू, गिविंग द ट्रू या ऑडिटेबल
चेक किया हुआ है balances in the balance sheet। कहने का मतलब जो हमने भूल की वजह से एंट्री करना भूल गए हैं या फिर जो गलतियां की हैं उनको ठीक करना है, वो करने से हमें क्या होगा, एक्चुअल बैलेंस ऑडिटेबल बैलेंस जो बैलेंस शीट में है वो हमें मिल जाएगा। तो इसके आगे लिखेंगे आफ्टर एडजस्टमेंट, आफ्टर एडजस्टमेंट BRS reconciles या only reconciles timing difference and bank errors। बैंक ने जो गलतियां की है उसी का रिकॉर्डिंग होगा। कहने का मतलब एडजस्टेड कैश बुक हमारे लिए जरूरी इसलिए होती है कि जो भी गलतियां हमारी बुक्स में जो ठीक कर सकते हैं उनको हम कर ही देंगे। फिर क्या बचेगा, वो गलतियां जो समय के साथ साथ अपने आप ठीक होगी, मतलब टाइमिंग डिफरेंस, या ऐसी जो गलतियां जो बैंक ने ठीक करनी है, बैंक में के लेवल पे हो गया है, बैंक ठीक करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, why do checks recorded in the cash book but not sent to the bank cause a difference? How is it reconciled starting from cash book? क्या कहता है, why do checks recorded in the cash book, मतलब ऐसे चेक्स जो हमने कैश बुक में तो लिख दिए लेकिन बैंक में नहीं भेजे हैं, नॉट सेंट टू द बैंक, इसकी वजह से डिफरेंस क्यों होता है। चेक कैश बुक में लिख दिया पर बैंक को भेजा ही नहीं, तो उससे क्या होगा, बैंक का बैलेंस या पासबुक का बैलेंस लोअर रहेगा। यहां भी टारगेट बुक रूल चल रहा है। ठीक है, तो लिखें इसमें रिकॉर्डिंग ऑफ चेक्स, रिकॉर्डिंग ऑफ चेक्स increases the cash book balance। क्या करता है, वो कैश बुक बैलेंस को बढ़ा देता है। बट एज द सेम was not sent, as the same was not sent to the bank, the passbook balance remains lower, कम रह जाता है, लोअर, क्योंकि हमने भेजा ही नहीं। तो लिखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम कैश बुक द टारगेट बुक या पासबुक is lower, so the amount is deducted in the बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। स्टार्टिंग बुक कैश बुक है, टारगेट आपका पासबुक है। कैश बुक में आपने बैलेंस को बढ़ा दिया, पासबुक में उतना का उतना है, मतलब पासबुक का बैलेंस कम है, तो एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। यही रूल अपन ने बार 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 देखा है। ठीक है, अगला देखें, why is a bill retired under rebate? What is a bill retired under rebate and how does its erroneous recording affect the bank reconciliation statement? रिबेट का मतलब ड्यू डेट से पहले पे करने वाले पर, पे करने से मिलने वाले डिस्काउंट से है। अब सुनना, क्वेश्चन 22 में आंसर लेस था, यहां ऐड हो सकता है और दोनों सही हैं। रीजन सिर्फ स्टार्टिंग बुक का है, इसलिए मैं आंसर में पहले फैक्ट लिखूंगा फिर दोनों साइन लिखेंगे। ये ट्रिक आईसीएआई जो है बार बार यूज करता रहता है, इसलिए इसको ध्यान से लिखना पड़ेगा। लिखें पहले
a bill retired under rebate is a bill paid before its due date for which the bank allows a discount, जिसे हम लोग रिबेट भी कहते हैं, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं रिबेट. When the bank pays the reduced amount but the cash book records full face value. क्वेश्चन याद करना जो भी अपन ने किया 40,000 38,800 वाला. The cash book balance becomes lower, जैसे अपन ने किया है, and the passbook balance is higher by the rebate value. 1200 रुपए याद होगा अगर आपको उस क्वेश्चन में अपन ने किया. Hence, if it is starting, यहां से लिखते हैं starting from cash book, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे रिबेट वैल्यू को. अगर स्टार्टिंग फ्रॉम पासबुक है तो क्या करेंगे, लेस करेंगे रिबेट वैल्यू को. अच्छे से समझ लेना, यहाँ पे कंफ्यूजन्स होंगे, इसलिए मैं कहता हूँ ये थ्योरी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे. थ्योरी क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ जाएगा तो आप प्रैक्टिस आराम से कर सकोगे, वहां पे किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी. अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं. बहुत बार पूछा गया सवाल, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट ए लेजर अकाउंट बट ए मेमोरेंडम स्टेटमेंट. बीआरएस लेजर अकाउंट नहीं है, मेमोरेंडम स्टेटमेंट है. क्यों? रीजंस लिखते हैं एक एक लाइन में, ठीक है. लिखें यहाँ पे इलेबोरेट दिस स्टेटमेंट लिखता है, तो क्या लिखेंगे, ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज ए मेमोरेंडम. मेमोरेंडम का मतलब मैंने बताया था रफ, या मान लेते हैं लूज स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड ओनली फॉर रिकंसिलिएशन एंड कंट्रोल. रिकंसिलिएशन और कंट्रोल के लिए ही बनाते हैं. इट डज नॉट फॉलो डबल एंट्री सिस्टम एंड नो लेजर मतलब टू या बाई वाला फॉर्मेट, नो लेजर फॉर्मेट इज यूज्ड. इट डज नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस पे इसका कोई असर नहीं रहता है, या फिर लेजर अकाउंट्स पर. इसलिए हम बोल सकते हैं कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज नॉट अ लेजर अकाउंट बट इट इज ए मेमोरेंडम अकाउंट. आती है समझ में बात? तो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे 15 हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करे हैं.
अब ईमानदारी से कमेंट में बताना कि कितने लोगों के सही हुए हैं। क्वेश्चंस अगर आपको हेल्पफुल लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, एपिसोड 4 के अंदर अपन लोग पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। पूरा BRS फॉर्मेट हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। और आपको जैसे मैं बार बार बताता हूँ, GS एकेडमी का जो वेबसाइट है padobado.com, इसके अंदर आपको हजारों क्वेश्चंस मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट्स का, चाहे CA फाउंडेशन का हो, क्लास 11th का हो, क्लास 12th का हो, कॉमर्स का हो, साइंस का हो। एक बार वहां पे जाके जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं अपन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।